पावर शेयरिंग का सेकंड पार्ट। तो आई वुड लाइक टू शेयर वन थिंग। देखो, अप्रैल का मंथ जा चुका है। मई के मंथ में आपके पीरियोडिक टेस्ट होने वाले हैं, यानी पीटी होंगे, और उसके बाद में आ जाएगा जून। तो बेसिकली आने वाले 3 महीने तक ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। बट अभी भी जो बोर्ड वाले बच्चे ना, वो काफ़ी सीरियस नहीं दिख रहे मुझे। वाई? बिकॉज प्रॉब्लम क्या है ना, आपको लगता है समय बहुत है। बेटा, समय तो है, आई एक्सेप्ट दैट, बट 1 ईयर इज नथिंग। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई एक्सपीरियंस ना, मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे जिन्होंने यूपीएससी में 5 साल निकाल दिए। उनको लगता है जैसे कल की बात है। तो टाइम को वेस्टेज करना बंद करो और थोड़ा सीरियस हो जाओ, क्योंकि सिलेबस भी बहुत सारा है, मल्टीपल सब्जेक्ट हैं, मल्टीपल चैप्टर्स हैं। अगर मैं सोशल साइंस की बात करूँ, 4 डिफरेंट बुक्स आपको रीड करनी है, लगातार आपको रिवाइज करना है। अगेन आई एम टेलिंग टू यू, अगर आप अभी से अपनी ईयर को मैनेज करके नहीं चलोगे, लास्ट एंड फाइनल टाइम रस होगा, एंजाइटी होगा, उसके बाद में आपको दिक्कत होने वाली है। तो प्लीज़ डोंट डू इट। फॉलो द टाइम टेबल प्रॉपरली और डेली थोड़ा बहुत पढ़ते रहो यार। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे आके पढ़ो, जस्ट आई एम टेलिंग टू यू वन थिंग। डेली अगर हर सब्जेक्ट में इतना भी आपने ग्रोथ किया, तो आने वाले 1 साल में ये ग्रोथ ही बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एक बहुत शानदार रूल होता है, 1% रूल। अगर आप किसी भी चीज़ को 1% डेली इंप्रूव करते हैं ना, देखो 1% बहुत नेगलेक्ट होता है, नेग्लिजिबल होता है, बिल्कुल नेग्लिजिबल है ना? आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो आई एम टेलिंग यू वन थिंग, 1% अगर आप किसी चीज़ में इम्प्रूवमेंट करोगे, आफ्टर 1 ईयर यू हैव अ 36 टाइम इम्प्रूवमेंट। तो दिस इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट। तो प्लीज़ आप लोग अपनी पढ़ाई को शुरू करो सीरियस होके हर सब्जेक्ट में। मैं ये नहीं कह रहा कि सोशल साइंस में करो या उसमें करो। तो ये लास्ट टाइम हमने पावर शेयरिंग का फर्स्ट पार्ट रीड किया था। तो फर्स्ट पार्ट में हमने बेल्जियम की एथनिसिटी पढ़ी थी, हमने बेलोनिया रीजन के बारे में पढ़ा था। वी रीड अबाउट द फ्लेमिश रीजन। हमने श्रीलंका के बारे में रीड किया था। हमने श्रीलंका में जो प्रॉब्लम हुई थी, जो इन्होंने 1956 में एक्ट पास किया था, उसके बारे में भी हमने रीड किया था। हमने देखा था सिंहालाज और बुद्धिस्ट के बीच में क्या प्रॉब्लम थी। तो अब हम पढ़ेंगे अकोमोडेशन ऑफ द बेल्जियम। अगेन आई एम टेलिंग टू यू, अब आपका दिमाग ओपन होना चाहिए। आपने श्रीलंका के बारे में तो रीड कर लिया ऑलरेडी। यू नो कि उन्होंने मेजोरिटेरिज्म को किस तरीके से रूल आउट किया था, किस तरीके से उन्होंने उसको अप्लाई किया था, जिसका एंड किस में हुआ, सिविल वॉर में हुआ था, जो 2009 में एंड हुई थी। बट राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ सॉल्यूशन। ये जो पार्ट है ना, अकोमोडेशन इन बेल्जियम, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और आप इसको मल्टीपल जगह यूज कर सकते हो। इसमें से एमसीक्यूज आने वाले हैं, इसमें से क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो लगातार बने रहो, बिल्कुल कुर्सी की पेटियां मान लो और लगातार इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझो, ताकि अगले चैप्टर का भी आपका बेस बन जाए। तो लेट्स बिगिन with the power sharing on Edufy GS. My name is Nikhil Rajkumar Rawat and I'm here with the new video regarding the power sharing. बेल्जियम ने क्या अप्रोच अपनाई? सबसे पहले तो आपको यू शुड नो अबाउट द अप्रोच। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव अ प्रॉब्लम। उसके लिए आप क्या अप्रोच लेके आओगे? हाईवे पे गाड़ी जा रही है, गाड़ी का टायर खराब हो गया, क्या अप्रोच है? आप हाईवे सिक्योरिटी को कॉल कर सकते हो, हाईवे हेल्प को कॉल कर सकते हो, या आप स्टेप नहीं लेके खुद भी चेंज कर सकते हो। अगर दिन का टाइम है तो आप हाईवे सिक्योरिटी या हाईवे हेल्प की मदद ले सकते हो, आपको पता है कि आराम से वो आ जाएंगे। बट अगर इवनिंग का टाइम है और आपको पता है कि रात को हाईवे पे रुकना सेफ नहीं है, तो आप खुद स्टेप नहीं निकालोगे, खुद टायर निकालोगे और उसको चेंज करने का ट्राई करोगे। तो बेल्जियम के जो लीडर्स थे, उन्होंने क्या किया? लीडर चूज कॉपरेशन ओवर कॉन्फ्लिक्ट। उन्होंने क्या बोला? कॉपरेशन चूज किया। कॉपरेशन का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेशन बनाना, एक दूसरे को समझना। इसमें कोऑर्डिनेट या कोऑपरेशन चल रहा है। को मतलब साथ में, ऑपरेशन मतलब साथ में एक्शन लेना। उन्होंने सबसे पहले एक्सेप्ट किया कि क्या है, हमारे पास कल्चरल डाइवर्सिटी है और रीजनल डिफरेंसेस हैं। जब तक आप चीजों को एक्सेप्ट नहीं करोगे, जब तक प्रॉब्लम दूर नहीं होगी। अमेरिका हमेशा ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया कि अफगानिस्तान में अमेरिकियों का रहना कोई जरूरी बात नहीं है, क्योंकि अफगान लोग कभी भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि अमेरिका वहां पे रहे। तो आफ्टर 20 ईयर अफगानिस्तान को छोड़ना पड़ा। उसी तरीके से बेल्जियम के लोगों ने पहले एक्सेप्ट किया कि हाँ, हमारे पास कल्चरल डाइवर्सिटी है, रीजनल डिफरेंसेस हैं। बेलोनिया रीजन में जो लोग हैं उनका कल्चर अलग है, फ्लेमिश लोगों का कल्चर अलग है, फ्रेंच लोगों का कल्चर अलग है, डच लोगों का कल्चर अलग है। कल्चर क्या होता है? कलेक्टिवली जितनी भी चीजें आप करते हो वो सब कल्चर में आता है। दिवाली आप मनाते हो, हिंदू कल्चर का पार्ट है, हम भी मनाते हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें खाते हो, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें पहनते हो, साड़ियाँ हम यूज करते हैं, धोतियाँ हम यूज करते हैं, शादी की एक अलग तरीका होता है। दैट्स कॉल्ड द कल्चर। रीजनल डिफरेंसेस को उन्होंने काम किया। तो उन्होंने क्या किया? लगातार 4 टाइम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया। सोचो कितना रेक्टिफिकेशन किया होगा। 1970 से लेकर 1930, सॉरी 1993 तक लगातार उन्होंने 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, टू अकोमोडेट द डिफरेंसेस इन द कंट्री, एक फादर की तरह।
आचार्य चाणक्य ने क्या कहा है कौटिल्य में, सॉरी अर्थशास्त्र में, आचार्य चाणक्य ने भी यही बोला है, द किंग शुड बिहेव लाइक अ पेरेंट, राजा को पिता की तरह बिहेव करना चाहिए। इन द सेम मैनर द बेल्जियम गवर्नमेंट टुक 4 टाइम अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन टू अकोमोडेट द डाइवर्सिटी इन द रीजन। तो बेसिकली दिस इज द पॉइंट। अब उन्होंने इस डिफरेंसेस को कैसे अकोमोडेट किया, ये आपके लिए क्वेश्चन है। आप सोचो, आपको नया नया अभी सिविल सर्वेंट बनाया और आपकी पोस्टिंग सिविल एज अ सिविल सर्वेंट हमने बेल्जियम में कर दी, आप अब कैसे दूर करोगे? तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, इक्वल रिप्रेजेंटेशन। उन्होंने बोला सबको हम क्या देंगे, इक्वल रिप्रेजेंटेशन देंगे। उन्होंने बोला डच स्पीकिंग मिनिस्टर इक्वल टू फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स। उन्होंने बोला अगर सेंटर में हमारी ये गवर्नमेंट है तो सेंटर में जो डच स्पीकिंग मिनिस्टर हैं उनका नंबर किसके बराबर होगा बेटा, फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स के बराबर होगा। है पॉइंट, पंगा नहीं किया। उन्होंने बोला भाई देखो जितने नंबर आपके हैं उतने नंबर हमारे होंगे, पॉपुलेशन को छोड़ दो। अब इससे क्या है कि सर हमारा क्या फ़ायदा होगा, जब आपका चुना हुआ पर्सन, आपका इलेक्टेड पर्सन सेंटर में बैठेगा तो वो आपकी बात रखेगा। यही तो डेमोक्रेसी है भाई। आप लोग पार्लियामेंट में थोड़ी जाते हो, कोई भी रूल कौन बनाते हैं, आपके एमपीज बनाते हैं। और एमपीज को इलेक्ट कौन करता है, एमपीज को इलेक्ट आप लोग करते हो। दिस कॉल्ड द इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इफ हम टॉकिंग अबाउट दिस 2 टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, फर्स्ट इज द डायरेक्ट जो स्विट्जरलैंड में है, वहां पे कोई भी रूल अगर गवर्नमेंट बनाई तो आपसे पूछेगी। सेम वे में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, वहां पे आप लीडर को चूज करोगे, लीडर जाके बताएगा कि क्या रूल है। अगर आपको लगता है कि ये पर्सन ढंग से काम नहीं कर रहा तो नेक्स्ट इलेक्शन में आप दूसरे पर्सन को चूज कर लोगे। मल्टीपल डिफरेंसेज हैं इनडायरेक्ट और डायरेक्ट डेमोक्रेसी पे, एक अलग अलग लेक्चर बन सकता है, बट दिस इज अ टॉपिक ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने बोला कि भैया समानता रहेगी। अब आपको पता है कि 2 ग्रुप्स में लड़ाई हो रही है। वैसे लड़ाई बुरी है, गांधी जी बुरा मान जाते हैं, आई लव गांधी जी, नोट पे भी होते हैं भाई। तो सिंपली और सिंपली क्या है कि आपको समझना पड़ेगा कि अगर लड़ाई हो रही है 2 ग्रुप्स में, एक में 20% है, एक में 10%, तो 20% वाला लीड करेगा। बट जहाँ पे दोनों का इक्वल नंबर है तो वहां पे बात सुनी जाएगी। इक्वलिटी को लेके आए हैं ये लोग। सोचिए क्या शानदार आइडिया लेके आए कि भैया सेंटर में हम गवर्नमेंट बनाएंगे तो इक्वल नंबर ऑफ पीपल रहेंगे। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट आपको याद करना, उन्होंने बोला कोई किसी भी ग्रुप का डोमिनेशन नहीं होगा। इसके बाद में जब वो आगे बढ़े तो उन्होंने देखा स्पेशल लॉ सिस्टम। उन्होंने बोला सम लॉ रिक्वायर द मेजोरिटी ऑफ द ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। अब कोई भी आप ऐसा एक्ट बनाओगे जो लैंग्वेज के ऊपर है, कल्चर के ऊपर है, एथनिसिटी के ऊपर है, तो आपको डच लोगों से भी मेजोरिटी लेनी पड़ेगी, फ्रेंच पीपल से भी मेजोरिटी लेनी पड़ेगी और जर्मन पीपल से भी मेजोरिटी लेनी पड़ेगी। लेट्स अज्यूम कि 1 करोड़ पीपल हैं, तो उन सब की रिक्वायरमेंट चाहिए होगी, उनके लीडर्स की आपको हामी चाहिए होगी। यानी जितने भी सेंसिटिव इशू थे उन्होंने क्या किया, उनको बोला कि भैया कम्युनिटी खुद संभालेंगी। अगर पीपल्स को लगता है, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को लगता है कि हमको ये रूल पास नहीं करना, तो एक ग्रुप अकेला बैठ के उस लॉ को पास नहीं कर पाएगा। जैसे याद करो पुरानी बातें, 1956 जो श्रीलंका की मेजोरिटी थी वो मस्ती में आ गई थी। उन्होंने क्या बोला, हम तो अकेले ही रूल बना देंगे। उन्होंने सिंहाला लैंग्वेज को सुप्रीम बना दिया, बुद्धिस्ट रिलीजन को सुप्रीम बना दिया। उन्होंने किससे नहीं पूछा, तमिल से नहीं पूछा। वो गलती इन्होंने नहीं की है, दिमाग। उन्होंने बोला भाई ऐसे इशू जहाँ पे पंगा हो सकता है उस ग्रुप को हम अलग छोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल शादी होती है ना, शादी में एक होता है लड़के का फूफा, फूफा जी हर बात पे बुरा मानेंगे, तो एक ऐसा लड़का उनके पास छोड़ा जाता है जो हर बात में हाँ मिला पाए, हर बात में फूफा जी के जोक पे हंसे। तो उसी तरीके से उन्होंने किया कि जितने भी इशू हैं उनको हम क्या कम्युनिटी को छोड़ेंगे। नो यूनिलैटरल डिसीजन और म्यूचुअल एग्रीमेंट रिक्वायर्ड। जब सारे लोग बैठ जाएंगे, एकदम चाय वगैरह पी लेंगे, नाश्ता वगैरह कर लेंगे, पेटीज वगैरह खा लेंगे, उसके बाद में डिसाइड हुआ कि चलो भाई ये रूल है लैंग्वेज को लेके, ये चेंज करने हैं, कर दो। तो ये ग्रुप दूसरा पॉइंट था इक्वल मिनिस्टर, और जो स्पेशल लॉज हैं उनके लिए क्या चाहिए होगी, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होगी। स्पेशल मेजोरिटीज के बाद में उन्होंने बोला कि ऐसा है बेटा कि ये तो हमारा सेंटर है, सेंटर के बाद में स्टेट है, तो हम क्या करेंगे, स्टेट से पावर सेंटर को भी देंगे। ऐसा होता है ना, घर होता है एक, घर में मम्मी पापा होते हैं तो बच्चे घर घर खेलते हैं, एक छोटा सा घर बना लेते हैं। उसी तरीके से उन्होंने क्या बोला कि सारी पावर अगर सेंटर में रहेंगी तो रीजन के लोगों की हमको प्रॉब्लम पता ही नहीं पड़ेगी।
तो उन्होंने फेडरल सिस्टम बनाया। व्हाट इज द फेडरल सिस्टम? फेडरल सिस्टम इज द पावर शेयरिंग बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा। आप अभी 100 का नोट निकालो, 10 का नोट निकालो, उस पर क्या रखा हुआ है? भारतीय रिजर्व बैंक। उत्तर प्रदेश रिजर्व बैंक नहीं लिखा हुआ। भारतीय रेल है, उत्तर प्रदेश रेल नहीं लिखा हुआ। इंडियन आर्मी है, इंडियन नेवी है, इंडियन एयरफोर्स है। यानी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में पैसे बनाना, रुपए छापना, नोट छापना, रेलवे को मेंटेन करना, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी रखना, ये काम किसका है? सेंटर का है। बट आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि इंडियन पुलिस होती है, यूपी पुलिस होती है, मध्य प्रदेश पुलिस होती है, राजस्थान पुलिस होती है, कर्नाटक पुलिस होती है। यानी पुलिस रखना किसका काम है? स्टेट का काम है। अब देखो, ये तो फर्स्ट लेयर इन्फॉर्मेशन है, आपको मैंने बताया, आपने कॉपी में नोट डाउन कर लिया। ज़्यादातर बच्चे तो ये भी नहीं करते, वो आते हैं, कथा सुनते हैं और चले जाते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 30% तो लोग बात देख के ये जा रहे हैं, सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे। तो ऐसा क्यों हुआ? अब आप सोचो कि दिल्ली में आप बैठे हो और यहाँ पे केरल है, यहाँ पे दंगे हो गए, तो बेटा जब तक दिल्ली तक न्यूज़ पहुंची ना, पूरे के पूरे सिस्टम को ही तबाह कर देंगे लोग। इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर को स्टेट सब्जेक्ट बनाया गया ताकि स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सके? उसको कंट्रोल कर सके। इसलिए इन लोगों ने क्या किया? स्टेट को पावर दी। बोले कि भाई ऐसा है कि तुम जाओ अपने मोहल्ले में अपनी दिक्कतें सॉल्व करो, और कोई दिक्कत हो तो सेंटर की हेल्प ले लेना। स्टेट आर नॉट सबॉर्डिनेट ऑफ द सेंटर। उन्होंने क्लियर भी बोल दिया कि फ्यूचर में अगर सेंटर चाहेगा तो स्टेट को खत्म नहीं कर सकता। होता है कुछ आ जाते हैं हिटलर जैसे, बोले कि हमारे मन में जो आएगा वही करेंगे। माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत है, रेड बुल गिव शूबिंग, पूरा वर्ल्ड वॉर मचा दिया, न्यूक्लियर वेपन्स का डेवलप करा दिया। तो फ्यूचर में भी सेंटर स्टेट को खत्म नहीं कर सकता, और स्ट्रॉन्ग फेडरल सिस्टम बनाया कनाडा की तरह, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग। इंडिया के फेडरल सिस्टम में तो पावर है कि अगर प्रेसिडेंट चाहे तो किसी भी स्टेट में इमरजेंसी लगा के स्टेट को खत्म कर सकते हैं भाई साहब। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुंदर कॉन्स्टिट्यूशन है, बट आप लोग पढ़ते नहीं हो बेटा। बैठ के कभी रीड करो, उसकी सुंदरता को देखो। आज तक की सबसे सुंदर बुक है कॉन्स्टिट्यूशन। जितने अच्छे तरीके से उन्होंने उसको बनाया है। तो स्टेट है, स्टेट सेंटर का सबऑर्डिनेट नहीं है। तीन चीजें हुई। पहले तो डच मिनिस्टर का नंबर फ्रेंच मिनिस्टर के बराबर है। जो स्पेशल लॉज हैं, जो लैंग्वेज, एथनिसिटी और कल्चर के ऊपर हैं, उसमें स्पेशल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होगी, और स्टेट को पावर दी है। इस 3 पॉइंट्स के अलावा चौथा पॉइंट नहीं है। स्लाइड बहुत ज़्यादा, पर हर स्लाइड में माल उतना ही लिखा है जो तुमको याद करना है। अगर मैं हार्डली सारी स्लाइड्स के नंबर्स को ऐड कर दूँ ना, तो हार्डली 2000 वर्ड्स हैं। 2000 वर्ड्स से ज़्यादा की स्लाइड्स मैंने नहीं बनाई हैं। स्लाइड का नंबर इसलिए ज़्यादा रखा है, मैं चाहता तो 4 स्लाइड का मटेरियल एक स्लाइड में डालता, 15 स्लाइड में मैं खत्म कर देता, और मैं चाहता तो सीधे किताब लेके बैठ जाता है, 2-2 लाइन उतार के। बट बच्चों के लिए मेहनत करो, मजा आता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया, आपने 3 पॉइंट रीड किए। अब हम थोड़ा आगे और बढ़ेंगे बेटा, बिल्कुल प्यार से समझेंगे, कोई जल्दी नहीं है। ब्रूसल्स के लिए स्पेशल अरेंजमेंट किया, देखो रात में कितना सुंदर लगता है। और यहीं पर अगर सिविल वॉर हो जाती तो सुंदरता भी जब ही आती जब आप दिमाग का यूज करो। अब आप, एक बच्चा सुबह उठ रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, हेल्दी फूड खा रहा है, सुंदर बनेगा। एक बच्चा सुबह लेट उठ रहा है, उठते ही कैफीन ले रहा है, कॉफी पी रहा है, बर्गर खा रहा है, नहीं दिखेगा। उन्होंने क्या बोला कि बेटा, क्योंकि याद करो पुरानी बातें, जो ब्रुसेल्स है वहां पे फ्रेंच स्पीकिंग लोग ज्यादा हैं और डच स्पीकिंग लोग कम है। मैंने बोला था फ्रेंच स्पीकिंग लोग क्या थे? पावरफुल थे, पैसे वाले थे, रईस थे। तो सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई ब्रुसेल्स के लिए। उन्होंने बोला इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा यहाँ पे भी, किसका? डच का और फ्रेंच का। उन्होंने बोला बेटा कि जो बैलेंस द मेंटेन इन कैपिटल। देखो, जब सेंटर में गवर्नमेंट बनी तो वहां पे डच ने सैक्रिफाइस किया, क्योंकि डच लोग किससे ज्यादा थे? फ्रेंच से ज्यादा थे। ठीक है। और जब ब्रुसेल्स में गवर्नमेंट बनी है तो फ्रेंच ने सैक्रिफाइस किया, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंच लोग ज्यादा थे। अब वो कितनी अच्छी चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पे। लोग आप सोशल साइंस को सीरियसली पढ़ते नहीं है। डच और फ्रेंच लोगों के बीच में एक अरेंजमेंट हुआ है। अगर आपको किसी भी रिश्ते को चलाना है तो आपको थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। समझने का ट्राई करो। अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में देना नहीं सीखोगे तो आपको मिलेगा नहीं। आजकल के लोगों की दिक्कत क्या है? चाहे तो फ्रेंडशिप हो, चाहे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो, या माँ बेटे का रिलेशन हो, हर कोई बंदा बस लेना चाहता है। यहाँ पे सेंटर और पूरी कंट्री के लेवल पर डच लोगों ने सेक्रीफाइस किया है, और स्टेट लेवल पे फ्रेंच पीपल्स ने सेक्रीफाइस किया है। दोनों ने अपने अपने थोड़े स्पॉट्स को छोड़ा है ताकि बीच में एक संबंध बन सके। और जिस संबंध के ऊपर कौन खिला? फूल खिला, किसका? बेल्जियम का। तो दैट इज द ग्रेट थिंग अबाउट द अकोमोडेशन। ये चीज़ें सीखने की होती हैं। कभी भी आपके लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट आए किसी भी पर्सन के साथ, तो आपको सोचना पड़ेगा कि इसके लिए मैं क्या चीज़ छोड़ सकता हूँ
जिससे मेरे इंटरेस्ट भी बने रहे, उसके साथ में मेरे संबंध अच्छे हो जाएँ। तो ब्रुसेल्स के लिए एक अलग गवर्नमेंट बनाई गई, जिसको लोकल गवर्नमेंट बोला गया और वहाँ पे डच और फ्रेंच मिनिस्टर को क्या रखा गया? बराबर रखा गया। तो आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। तो आपने 3 चीज़ें पढ़ी, आपने सेंटर में मिनिस्टर के नंबर बराबर समझे, आपने स्पेशल लॉ के बारे में रीड किया, फिर आपने सिंपली सिंपली रीड किया था कि जो सिटी लेवल पे उन्होंने एक डिफरेंट गवर्नमेंट बनाई। अकोमोडेशन इन बेल्जियम, तो उन्होंने केवल थर्ड लेवल गवर्नमेंट बनाई बेस्ड ऑन द लैंग्वेज ग्रुप। उन्होंने बोला कि बेटा ये पूरी की पूरी जो कंट्री है ना, उसके लिए डच लोगों के लिए एक अलग कल्चरल गवर्नमेंट बनेगी, फ्रेंच पीपल्स के लिए अलग बनेगी, जर्मन पीपल्स के लिए अलग बनेगी। इनके हाथ में पावर होगी कल्चर को मेंटेन करने की, एजुकेशन को मेंटेन करने की और लैंग्वेज को मेंटेन करने की, और वर्क अक्रॉस द रीजन। उन्होंने बोला कि जो आपका ब्रुसेल्स का मैप है, आपको समझना पड़ेगा। ब्रुसेल्स के मैप पे आके मैं आपको समझा दूँ कि गवर्नमेंट रियल में करने क्या वाली है। जैसे ये मैप है, क्या ये यूनिफॉर्म मैप है? जस्ट इमेजिन यहाँ पे कोई पर्सन है, ये कौन है? वाइट डॉट वाले फ्रेंच पीपल है। तो जो फ्रेंच गवर्नमेंट बनाएगी वो इनके लिए भी काम करेगी, क्योंकि लेट मी वेरी क्लियर कि आपको अपनी संस्कृति सिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? वो है एजुकेशन। अगर आपका एजुकेशन सिस्टम करप्ट कर दिया जाए तो आप अपनी संस्कृति को भूल जाओगे। तो उन्होंने एक ऐसी गवर्नमेंट बनाई, एक तो फ्रेंच गवर्नमेंट बनाई, एक डच गवर्नमेंट बनाई, एक जर्मन गवर्नमेंट बनाई। ये फ्रेंच कल्चर लैंग्वेज को देखेगी, ये डच कल्चर लैंग्वेज को देखेगी, ये जर्मन कल्चर लैंग्वेज को देखेगी। यानी इनको पैसा दिया गया, इनको गवर्नमेंट फंड देगी कि आप जाइए फ्रेंच वो बच्चे जो हैं उनके एजुकेशन सिस्टम को देखिए। जो जर्मन गवर्नमेंट थी उनसे बोला कि आप जाइए, जो बच्चे हैं सिंपली सिंपली जिनके हाथ में क्या है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द लैंग्वेज, एजुकेशन एंड कल्चर। आपको भी मैं बताऊं, इंडिया में भी ऐसा सिस्टम है बेटा। इंडिया में ऐसा सिस्टम है मतलब क्या? ये कौन सी slide? तो ऑलरेडी यू हैव सीन सम काइंड ऑफ अरेंजमेंट। ये क्या है? अकोमोडेशन इन बेल्जियम में। अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी लोगों को किस तरीके से सेट करना है। तो इसके वाई मॉडल इज वर्क, नो कम्युनिटी डोमिनेशन। उन्होंने बोला किसी भी कम्युनिटी का कोई भी डोमिनेशन नहीं होगा। कम्युनिटी डोमिनेशन होने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि सेंट्रल स्टेट पे मिनिस्टर बराबर हो गए, बेल्जियम में भी मिनिस्टर बराबर हो गए, कल्चरल गवर्नमेंट को अलग बना दिया। इसीलिए राम राज्य प्रथा सुखी हो गई, एक दूसरे की डाइवर्सिटी की रेस्पेक्ट होगी और शेयर्ड पावर होगी, पीस मेंटेन्ड। बस इतनी सी बात है, ये 3 चीज़ें हो जाएँगी, इसमें कुछ ज़्यादा समझाने वाली बात है नहीं। तो आपको समझ में आया जो उन्होंने स्टेप लिए थे उसमें क्या हुआ? राम राज्य प्रजा सुखी हुई, और लास्ट में क्या हुआ? आउटकम ऑफ द बेल्जियम मॉडल्स। भैया गैया खरीदिए तो दूध आएगा, गोबर आएगा, गोबर से कंडे आएँगे और कंडे सेल करके आप अमीर बन जाओगे, दूध को तो छोड़ ही दो, ठीक है? तो ये हो गया अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। सब अगर आप बेल्जियम मॉडल को अपनाओगे तो सबसे पहले तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, डिवीज़न इन कंट्री नहीं होगा। सोचो इंडिया ने भी डिवीज़न देखा है। अगर उस टाइम पे हमारे लीडर्स में विजन होता तो शायद आज हमारा पड़ोसी मुल्क नहीं होता और हमको लगातार मिसाइल नहीं डालने पड़ते। इस पे एक अलग चर्चा हो सकती है, क्या इंडियन पार्टीशन को रोका जा सकता था? बेल्जियम ने तो रोक लिया भाई। 4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थे लगातार। उन्होंने क्या किया? स्टेबिलिटी अचीव की और यूनिटी अचीव की। इसलिए तो इंडियन इंडियन एक्टर वहाँ पे जाते हैं बेल्जियम में और गाने शूट करके आते हैं। ब्रुसेल्स बिकम द ईयू हेडक्वार्टर। ईयू क्या है बेटा? जितनी भी यूरोपियन कंट्री है उन्होंने एक ग्रुप बनाया कि भैया हम क्या हैं, एक मार्केट है। यानी अगर आपके पास में ईयू का वीजा है तो आप सारी ईयू कंट्रीज में घूम सकते हो। इन चीज़ों को जब अच्छे से पढ़ना है तो सिविल सर्विस की तैयारी करो, आईआर पढ़ो, इंटरनेशनल रिलेशन। तो ईयू ने पूरी दुनिया में, पूरी यूरोप में छोड़ के हेडक्वार्टर बेल्जियम में बनाया। सोचो अगर यहाँ पे लड़ाई हो रही होती डेली, जर्मन लोग बाहर, सॉरी डेली आपके फ्रेंच पीपल बाहर निकलते, डेली डच पीपल बाहर निकलते, एकदम बेसबॉल बैट लेकर लड़ाई हो रही है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, एकदम है ना, फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं। तो क्या यहाँ पे कुछ होता? नहीं होता। तो दिस इज ऑल अबाउट। ये क्या है? ये बहुत सुंदर सी बिल्डिंग है, हेडक्वार्टर ऑफ ईयू जहाँ तक मुझे पता है। तो हम थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। अकोमोडेशन इन बेल्जियम की लर्निंग क्या है, आपको क्या क्या सीख के आना है, ये मैंने अपनी तरफ से डाली है, क्योंकि अगर आप बेल्जियम मॉडल को अपनाओ तो आप इन बाबा की तरह शांति से बैठ पाओगे। प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट, प्रमोट यूनिटी, इंश्योर इक्वलिटी। ये 3 चीज़ मिले ना, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा, यूनिटी है और इक्वलिटी है, वहीं पे चीज़ें शांत हो जाएगी। आपके घर में भी देखो कॉन्फ्लिक्ट ना हो, हस्बैंड वाइफ में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, दोनों के बीच में यूनिटी है। लड़का अपनी माँ से अपनी वाइफ की बुराई नहीं कर रहा, वाइफ अपनी माँ से लड़के की माँ की बुराई नहीं कर रही। इक्वलिटी है, दोनों को क्या मिलना है? समान अधिकार मिलना है। तो दिस इज द आउटकम ऑफ द मॉडल ऑफ बेल्जियम। तो बेल्जियम मॉडल को आपने अच्छे से समझा, मेजोरिटेरिज्म इन श्रीलंका को आपने अच्छे से समझा।
टू टेस्ट योर नॉलेज, देखते हैं आप में कितनी नॉलेज। वाई बेल्जियम मॉडल इज सक्सेसफुल, क्या इसमें मेजोरिटी का रूल था, इक्वल पावर शेयरिंग थी, नो डाइवर्सिटी थी और मिलिट्री कंट्रोल था। मिलिट्री कंट्रोल क्या होता है, बेल्जियम की गवर्नमेंट बोली भाई साहब आर्मी भेजो सबको खत्म करो, नहीं था। जैसे श्रीलंका ने भेजी थी, नो डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी तो बिल्कुल थी, फ्रेंच पीपल थे, जर्मन पीपल थे और डच पीपल थे। क्या मेजोरिटी का रूल था, वो तो श्रीलंका में था, तो बचता क्या है, पावर शेयरिंग है। बहुत लोअर लेवल का एमसीक्यू है, बट ऐसी एमसीक्यू आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, यूपीएससी वाले एमसीक्यू वो बिल्कुल नहीं पूछेगा। तो कंपैरिजन इनसाइड क्या है, बेल्जियम वर्सेस श्रीलंका। बेल्जियम ने पावर शेयरिंग की और पीस को प्राप्त किया, शांति की राह पे चलता हुआ संत बेल्जियम। ये अहिंसा के रास्ते पे चलते हुए हमारे पड़ोसी श्रीलंकन आज भी ये जूझ रहे हैं। इनकी इकोनॉमी थोड़ी अभी गड्ढे में चली गई थी, तो श्रीलंका ने क्या फॉलो किया, मेजोरिटेरिज्म फॉलो किया और हाथ में क्या आया, लड़ाइयाँ, कॉन्फ्लिक्ट, सिविल वॉर। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द कंपैरिजन। अगर आप इस कंपैरिजन स्लाइड को भी लिख के आते हो ना, तो आपको भर भर के नंबर मिलेंगे। देखो ऐसी बहुत सारी स्लाइड्स मैंने बनाई हैं, जगह में प्लस का साइन डाल दो, इंपॉर्टेंट है क्या, पूरी की पूरी जितनी भी स्लाइड हमने पढ़ी है उन सब का जिस्ट है, ये आत्मा है उन सारी स्लाइड्स की जो हमने आपको पढ़ाई हैं। तो लेट्स बिगिन फर्दर। वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, बहुत अच्छा टॉपिक है। अब आपको जितना कहानी पढ़नी थी वो तो कहानी पढ़ ली, अब हम जाएंगे कॉन्सेप्ट में, बिल्कुल आपको डुबा देंगे कॉन्सेप्ट में बेटा। सबसे पहले क्या है, लेसन फॉर बेल्जियम। आपने क्या किया, डाइवर्सिटी को रेस्पेक्ट किया, शेयर्ड पावर अमोंग कम्युनिटीज और क्रिएट म्यूचुअल ट्रस्ट। आपके 3 बच्चे हैं, आपको तीनों में डाइवर्सिटी रखनी है, आपको तीनों में म्यूचुअल ट्रस्ट रखना है। ऐसा नहीं कि एक के लिए आप ज़्यादा करो दूसरे के लिए कम करो। बड़े होके वो बच्चा बोलेगा मेरे लिए तो मम्मी पापा ने कुछ नहीं किया, उसको ज़्यादा प्यार करते थे। पावर शेयरिंग हर जगह है। वर्क लाइफ बैलेंस, आजकल आपने नाम सुना होगा, लोग काफ़ी बात करते हैं व्हाट इज द वर्क लाइफ बैलेंस। बेटा वर्क लाइफ बैलेंस भी तो पावर शेयरिंग है ना। आप 24 आवर रहो ऑफिस में, क्या होगा, पत्नी बच्चे बोलेंगे क्या आदमी यार, आपको छोड़ के चले जाएंगे। अब 24 आवर घर में रहो तो नौकरी आपको छोड़ के चली जाएगी या बिजनेस आपको छोड़ के चला जाएगा। यू नीड टू मेंटेन द परफेक्ट बैलेंस बिटवीन एवरी सिंगल थिंग, और उसी चीज का नाम है क्या, पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग आपके जीवन के हर लाइफ में यूज आएगा बेटा। ठीक है, आचार्य चाणक्य ने पावर शेयरिंग के बारे में बहुत कुछ लिखा है कि राजा को किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। आप लोग उन बुक्स को रीड नहीं करते, कभी मौका मिले तो कौटिल्य आचार्य कौटिल्य के बारे में रीड करना। यहाँ पर एक और बुक है कॉर्पोरेट चाणक्य, राधा कृष्ण पिल्लई मेरे सामने रखी हुई है। आइए लेट मी शो यू द बुक। आई लव टू रीडिंग बुक्स। ये कॉर्पोरेट चाणक्य बहुत शानदार बुक है। ठीक है, दिस इज दैट्स कॉल्ड द कॉर्पोरेट चाणक्य। रीड करो, मजा आएगा पढ़ने में, पावर शेयरिंग को और अच्छे से समझ पाओगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द, अब डिजायरेबल क्यों है, क्यों चाहिए पावर शेयरिंग, ऐसा क्या है इस पावर शेयरिंग में। लेसन फ्रॉम श्रीलंका, आपने मेजोरिटी को समझा। तो देखिए मेजोरिटी ट्राई टू डोमिनेट इग्नोर माइनॉरिटी रूल्स। मेजोरिटी ने क्या किया, ट्राई किया कि देखो कुछ नहीं है यार, छोटा सा नंबर है, सिंह तमिल्स का, क्या करेंगे, हो जाएगा, कंट्रोल कर लेंगे, पर कंट्रोल नहीं कर पाए। छोटी सी माइनॉरिटी भी 40 साल तक लड़ती रही और पूरी की पूरी गवर्नमेंट इसी उसमें रही कि हम इस चीज़ को रोक लेंगे, बट वो रोक नहीं पाए। लास्ट में आपको आके उनको क्या करना पड़ा, एक अरेंजमेंट में आना पड़ा। ठीक है, अरेंजमेंट क्या था कि उनको जो तमिल पीपल्स थे उनको राइट देने पड़े। तो जब आपको राइट देनी थी तो आप पहले ही दे देते, क्योंकि जब आप राइट्स पहले दोगे ना तो सिंपली सिंपली वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे लोगों के बीच में शांति बनी रहेगी। तो वाई पावर शेयरिंग इज इंपॉर्टेंट, सबसे पहले इसके दो रीजन है। पहले तो प्रूडेंशियल रीजन है, अनदर इज अ मोरल रीजन है। मोरल रीजन इज टॉकिंग अबाउट सम काइंड ऑफ अ नैतिक साइड। नैतिक क्या होता है, करना क्यों जरूरी है, एथिकल क्यों है। अब एथिक्स को समझो पहले। आप बाइक ड्राइव कर रहे हो, सामने पुलिस वाला खड़ा हुआ है, आपने हेलमेट लगा लिया, आप रेड लाइट पे भी रुके, तो यू आर अ पर्सन हु इज द राइट इन फ्रंट ऑफ अ लॉ। बट रात को 2 बजे आप ड्राइव कर रहे हो, सामने ना पुलिस वाला, ट्रैफिक लाइट भी बंद है, आपने 80 की स्पीड से निकाल दी, यू आर नॉट एथिकली राइट। जब कोई भी ना हो पर्सन फिर भी एथिक्स को फॉलो कर रहा है, रूल्स को फॉलो कर रहा है, दैट्स कॉल्ड द एथिकल पर्सन। और जो प्रूडेंशियल रीजन है दैट्स कॉल्ड द प्रैक्टिकल रीजन। तो पावर शेयरिंग का प्रैक्टिकल रीजन क्या है और प्रूडेंशियल रीजन क्या है, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रूडेंशियल रीजन, हेडिंग वही चल रही है, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करेगा, दो ग्रुप आपस में उतर खाट नहीं मचाएंगे, एकदम लड़ाइयाँ नहीं होंगी, दंगे नहीं होंगे। ठीक है, दूसरा प्रिवेंट वायलेंस
इंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी ना, तो यानी सेंटर में जो गवर्नमेंट बैठी है उसका पूरा फोकस होगा रोड बनाने पे, हॉस्पिटल बनाने पे, एजुकेशन बनाने पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने पे। अभी श्रीलंका की कंडीशन क्या थी कि उसको लगातार ये सोचना था कि जो सिंहाला पीपल्स हैं, जो उनकी आर्मी है, उसको आप किस तरीके से रोको। पाकिस्तान का ही एग्जाम्पल लो, पिछले काफ़ी लंबे टाइम से वो बलूचिस्तान में फाइट कर रहे हैं। अगर आपको इसके बारे में और देखना है तो एक बहुत फेमस यूट्यूबर है नितिन राजपूत, अगर मैं सही हूँ तो, सर की बहुत शानदार वीडियोज हैं, 1 1 आवर की वीडियोज बच्चे देखते हैं, ठीक है। तो उस वीडियो की भी आप देख सकते हो, तो वहाँ पे लगातार लड़ाई हो रही है। तो बलूचिस्तान का तो लॉस है, बट पाकिस्तान का भी लॉस है। दूसरा, वायलेंस नहीं होगा तो लोगों में सेंस ऑफ सिक्योरिटी आएगी। जब सेंस ऑफ सिक्योरिटी आएगी तो बाहर से लोग भी आपकी कंट्री में आके इन्वेस्टमेंट करेंगे। भाई, मैं अपने करोड़ों रुपए उस जगह पे नहीं लगाऊंगा जहाँ पे आए दिन लड़ाइयाँ होती हैं। हर आदमी जब भी घर बनाता है तो सबसे पहले उस लोकेलिटी में क्या देखता है कि क्या इस एरिया में कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं होते। अब ऐसी जगह पे कोई घर बनाएगा जहाँ पे पड़ोसी डेली लड़ाई करें? नहीं। तो ये आपका प्रूडेंशियल रीजन हो गया। इंपॉर्टेंट लाइन, पावर शेयरिंग मेंटेन द यूनिटी इन द नेशन। यूनिटी नहीं है तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि नेशन को हमेशा यूनिटी की जरूरत पड़ती है। दूसरा है डेंजर ऑफ द मेजोरिटी रूल। प्रूडेंशियल रीजन में क्या है, मेजोरिटी डोमिनेंस होगा तो क्या होगा, we can say the operations of minority and long term instability। जो माइनॉरिटी है विच कैन बी ऑप्रेस बाय मेजोरिटी, और लास्ट में क्या होगा, एकदम धमाका होगा सिविल वॉर की तरह। माइनॉरिटीज एक ना एक दिन हथियार उठाएगी, एक ना एक दिन ऐसी कंडीशन बनेगी जहां पे एक प्रॉब्लम जनरेट हो सके। लॉन्ग टर्म इनस्टेबिलिटी। अब देखो यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, अगर आप माइनॉरिटी राइट को ज़्यादा इन्हेंस करोगे तो जो मेजॉरिटी है वो भी सेम काम कर सकती है। वी कैन चेंज द एस्टेब्लिशमेंट। तो आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि मेजॉरिटी रूल में सबसे बड़ा दिक्कत तो ये है, ऑपरेशंस ऑफ माइनॉरिटी एंड लॉन्ग टर्म इनस्टेबिलिटी। शॉर्ट टर्म गेन होगा, मेजॉरिटी को लगेगा हम सत्ता में आ गए, हमने जो किया सही किया, बट लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है। इसके बाद में आएगा मोरल रीजन, उसके बाद में सबसे बड़ा रीजन है डेमोक्रेसी, द रूल ऑफ पीपल। पीपल मस्ट बी कंसल्टेड एंड रिप्रेजेंटेड। उसने बोला कि अगर 4 लोग हैं तो आपको चारों लोगों से क्या करना है, कंसल्ट करना है, और चारों लोगों का रिप्रेजेंटेशन नीचे बैठाना है। तो ये कोर है डेमोक्रेसी का, ठीक है। आप इसमें से एक पर्सन को भी ऐसा नहीं कि इसको आप बाईपास कर दो। अगर आपने एक भी पर्सन को बाईपास किया, दिस इज नॉट अ डेमोक्रेसी। तो सबसे पहले कंसल्ट करो और रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए सारे लोगों का। एवरीवन हैज अ राइट टू पार्टिसिपेट। डेमोक्रेसी में सारे लोगों को पार्टिसिपेट करने का राइट है। आज की डेट में इंडिया में अगर आप चाहें तो आप प्रेसिडेंट बन सकते हो, बट आप ब्रिटेन में नहीं बन सकते, क्योंकि ब्रिटेन में आपको राजा बनने के लिए राजा के घर में पैदा होना पड़ेगा। वहाँ का जो नेशनल एंथम है वो चेंज होता रहता है। अगर गद्दी पे रानी बैठी है तो उसके नेशनल एंथम में क्यून ऐड होगा, अगर राजा बैठा है तो उसके नेशनल एंथम में किंग ऐड होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट। तो इसके आगे जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको ये मोरल रीजन समझ में आया कि भैया क्या आपको इस चीज़ को ऐड करना चाहिए। इसके बाद में आप पढ़ेंगे ट्रू मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट अ मेजॉरिटी रूल, इट इज़ अ पावर शेयरिंग। आहा, कितनी शानदार लाइन लिखी है, बिल्कुल हृदय से निकाली हुई लाइन है कि भैया मेजॉरिटी रूल नहीं है, पावर शेयरिंग है। देखिए ये 70 पीपल्स हैं, ये 30 पीपल्स हैं, ठीक है। इन लोगों ने इस ए बी सी को वोट दिया, तो इस 70 में से 40 वोट तो इन्होंने दिए और 15 वोट इसने दिए। तो ये जो ए वाला है ये जीता। तो जो ए वाला पर्सन गवर्नमेंट में गया है तो सिंपली सिंपली इसमें मेजॉरिटी की भी हामी है और माइनॉरिटी की भी हामी है। तो एक ऐसी गवर्नमेंट आपको बनानी है जहाँ पे सारे लोग क्या बोल सकें, ये बोल सकें कि हाँ इस गवर्नमेंट को बनाने में हमारा भी हाथ है। लोगों को लगना चाहिए कि वी आर द पार्ट ऑफ सिस्टम, उनकी भी बात सुनी जाएगी। ऐसा ना हो कि केवल और केवल आप माइनॉरिटी की बात ना सुने, मेजॉरिटी की बात सुने, क्योंकि वोट तो वो ही देने वाले हैं भाई। 100 में से 70% अगर पीपल आपके फेवर में, तो आपको तो जीतने की जरूरत है ना। बट डेमोक्रेसी का मीनिंग यही है कि एक पर्सन की भी बात सुनी जाए। पीपल हैव अ स्टेक इन द सिस्टम एंड गवर्नमेंट बिकम द लेजिटिमेट। ये जो लास्ट वाली लाइन है बहुत सुंदर लाइन है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट होगी एक ऐसी गवर्नमेंट जिसको सब लोग बोले कि हाँ ये गवर्नमेंट हमारी है। क्योंकि सेंटर में बैठ के अगर गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है तो उसके पास में पैसा कहाँ से आ रहा है, वो है टैक्स। एंड टैक्स इज द फ्यूल ऑफ इकोनॉमी। टैक्स फ्यूल है बेटा इकोनॉमी का। तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रू मीनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी एंड प्रूडेंशियल एंड द मोरल
रीजन फॉर द पावर शेयरिंग। तो बेसिकली अब तक आपने बहुत कुछ पढ़ लिया और आप चैप्टर के एंड में भी आ चुके हो। फाइनल कंक्लूजन क्या है? पावर शेयरिंग प्रमोट यूनिटी करेगा, इक्वलिटी करेगा और स्ट्रेंथ एंड डेमोक्रेसी करेगा, जो मैंने आपको हज़ार बार बता दिया है। इट इज़ अ बोथ प्रैक्टिकल एंड मोरल नेसेसिटी। अगर आप अपनी कंट्री को इसी तरीके से शांति से देखना चाहते हो मेडिटेट करे हुए, और आप चाहते हो कि आप फ्यूचर में अपनी कंट्री में प्रॉस्पेरिटी लेके आएँ, तो आपको डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में क्या करना पड़ेगा? एक ऐसा बॉन्ड बनाना पड़ेगा जहाँ पे पावर शेयरिंग हो और सारे लोगों का क्या हो? डेवलपमेंट हो, क्योंकि पावर इज़ इक्वल टू डेवलपमेंट। तो बेसिकली दिस इज द पॉइंट। एंड स्टूडेंट क्वेश्चन विच इज नॉट अ रीजन फॉर द पावर शेयरिंग। ये कौन सा रीजन नहीं है जिसकी वजह से पावर शेयरिंग करनी चाहिए? क्योंकि आपकी नॉलेज स्टेट होनी चाहिए। सबसे पहले, रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, प्रमोट यूनिटी, मेजॉरिटी डोमिनेशन एंड इंश्योर पार्टिसिपेशन। देखो ये तीनों एक जैसे लग रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट को कम करेगा, 10 बार बोल दिया। प्रमोट यूनिटी करेगा, 10 बार बोल दिया। इंश्योर पार्टिसिपेशन, 10 बार बोल दिया। तो लास्ट में आता है मेजॉरिटी डोमिनेशन। पावर शेयरिंग में कभी भी मेजॉरिटी का डोमिनेशन नहीं होगा। अगर सिविक्स में कहीं भी डोमिनेशन वर्ड आ रहा है तो 95% चांसेस आर देयर कि वो क्वेश्चन गलत है। तो पावर शेयरिंग की बात हुई, लास्ट में आता है बेसिक आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग। हर एक बंदे को बोलने का राइट होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ हमारे भाई जियान को भी गाने का राइट होना चाहिए कि मैं हूँ जियान, मैं हूँ सबसे शक्तिशाली। दैट्स कॉल्ड डेमोक्रेसी। किसी पर्सन को अगर जियान का गाना नहीं सुनना तो वो छोड़ के जा सकता है, पर भाई जियान के साथ में बदतमीजी नहीं होगी। कोई उससे नहीं बोलेगा कि तेरी आवाज़ खराब है। पर अगर जियान नोबिता को मार के लेके आता है तो बोलता है कि नहीं भाई तुझे सुनना है वरना मैं तेरे को तोड़ूंगा, तो वहाँ पे मेजॉरिटी रूल है। आप समझने का ट्राई करो। जियान ने बोला कि मेरा कॉन्सर्ट है, सबको आना है, सब ने मना कर दिया। जियान बोला ठीक है मैं अकेले गाना गाऊंगा, पर सबके मना करने पे जियान सबको उठा के ले आया। तो जो उठा के लाया वो मेजॉरिटी रूल है। और जहाँ पे जियान सिंपली सिंपली क्या कर रहा है, आराम से बैठ के सबको गाना सुना रहा है, और जो सुनना चाह रहा है उसको सुना रहा है, जो नहीं सुनना चाह रहा है उसको नहीं सुना रहा। तो वहाँ पे जियान क्या कर रहा है? पावर शेयरिंग कर रहा है, सबको फ्रीडम दे रहा है अपनी बात रखने की। वैसे जियान देता नहीं था। लास्ट में टाइप ऑफ पावर शेयरिंग। तो इस टॉपिक से हम कल रीड करेंगे। लास्टली और लास्ट आपका 15 मिनट का लेक्चर रह गया है, क्योंकि ऑलरेडी 30 मिनट का लेक्चर हो चुका है। ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल 11 स्लाइड बाकी हैं। इसमें 11 नहीं है, अप्रोक्सीमेट 18 स्लाइड्स बाकी हैं। देखो स्लाइड्स को देख के डरो मत, क्योंकि मेरे पास में बच्चे बोलेंगे सर स्लाइड बहुत ज़्यादा हो रही हैं, क्योंकि कुछ बच्चे बेचारे बैठ के काउंट भी करते हैं। बट बेटा देखो स्लाइड्स को काउंट नहीं किया जाता, ये काउंट किया जाता है कि उस स्लाइड में मटेरियल कितना है। देखो इस स्लाइड में अगर मैं काउंट करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वर्ड्स हैं इसमें, एक स्लाइड में। इतना भी नहीं पढ़ोगे, एलकेजी में एडमिशन ले लो फिर तो। दिस इज ऑल अबाउट। तो स्लाइड को देख के डरना नहीं है, बहुत जल्दी मैं सारी स्लाइड पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर दूंगा। देखो प्रॉब्लम क्या है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, एक तो टाइम नहीं मिल पाता। स्टिल दिस इज अप्रोक्सीमेटली 1 second दिस इज 12:30 in the night, और मॉर्निंग में 5:30 पे उठना है। तो दिस इज ऑल अबाउट, करना तो पड़ेगा। तो आप टेंशन मत लो, सारी चीज़ें हो जाएंगी टाइम टू टाइम। नवंबर तक सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। उसके बाद में इकोनॉमिक्स का लेक्चर अपलोड करेंगे, दैट्स कॉल्ड द डेवलपमेंट। और फ्रॉम 5 मई, नॉट मार्च, लास्ट वाले वीडियो में आई टोल्ड अबाउट द मार्च। तो मार्च नहीं है, मई है, और से रिवीजन सीरीज शुरू करेंगे। तो विद इन 1 आवर वी विल कंप्लीट द होल चैप्टर, ताकि आपके जो पीटी हैं, पीरियोडिक टेस्ट हैं, उसमें भी आपको क्या हो, हेल्प मिले। चलिए बाय बाय, टाटा।